हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए रसायन विज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं सांद्रित अयस्क का उसके ऑक्साइड में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं कुछ भी बात कर उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने ठीक इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्या पढ़ाया। हमने आपको बताया कि अयस्क को सांद्रित करना, और अयस्क को सांद्रित करने की कई विधियों में से हमने आपको द्रव्यीय धावन विधि, जिसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं, उसकी चर्चा आपके साथ किया। चुंबकीय पृथक्करण विधि की हमने आपके साथ चर्चा की। हमने बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से जो होता है फेन पलावन विधि, उसकी चर्चा की। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये होता है कि अगर आपने अयस्क का सांद्रण कर लिया तो अगला तो स्टेप ये होना चाहिए कि सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। तो ये बीच में एक टॉपिक कहां से आ गया कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। तो उसके लिए मैंने यहां पे एक क्वेश्चन भी लिख दिया हुआ, देखिए, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की जरूरत क्यों होती है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और ये कैसे किया जाता है, किस विधि से होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके जवाब में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप मार्केट से आलू लाते हैं, सब्जी बनाना है, तो आलू को सीधे आप सब्जी बनाने के लिए नहीं डाल देते हैं अपने कढ़ाई में या जिस चीज़ में भी बना रहे होते हैं, उसको आप काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। अगर मैं पूछूं कि आलू को जब सब्जी के रूप में बनाना था तो उसको काटने की ज़रूरत क्यों है, तो आप शायद कहेंगे मुझसे कि जब उसको काट देते हैं तो सब्जी बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, अगर आप हमको इस तरह से जवाब दीजिएगा तो मैं भी आपको एकदम सेम लैंग्वेज में जवाब दूंगा, और वो ये कि जब अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदल देते हैं तो उसके ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, धातु निकालना आसान हो जाता है। इस चीज़ को एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि कहीं दो चार चोर हैं, चोरी करते समय पकड़े गए और उन्होंने कहीं माल छुपा रखा है चोरी का। अब जो है थाने में जाते हैं, उनसे पुलिस पूछती है, भाई कि तुमने कहाँ रखा हुआ, बताओ चोरी का माल कहाँ है। वो नहीं बोलते हैं कुछ कि हमने नहीं, मैं नहीं जानता। उसके बाद देर रगड़ाई, रगड़ देने के बाद समझते हो ना, उनको जब रगड़ देते हैं फिर जाता है एक दरोगा, जाता है, बोलता अब बताओ, तो आराम से बोल देते हैं। रगड़ने से पहले वो नहीं बोल रहे थे। तो यहाँ पर भी वही बात है, जब अयस्क को ऑक्साइड में बदल देते हो ना, तो होता क्या है, उस ऑक्साइड से अयस्क निकालना उस ऑक्साइड से धातु निकालना आसान हो जाता है। बस यही कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो एक लाइन का आंसर मैं लिख देता हूं। जब अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, तब ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, माने धातु निकालना आसान हो जाता है। मतलब आप सिंपल से समझिए कि आप अयस्क को ऑक्साइड में सिर्फ इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि ऑक्साइड में जब बदल गया तो उसके बाद जब धातु निकालने जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। और एक नेक्स्ट है कि किस तरह से किया जाता है, कौन सी विधि से किया जाता है या किस विधि से होता है। तो उसका जवाब है कि अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की दो विधियां हैं और उसी विधि की चर्चा करनी है। तो अगला है अयस्क को, अच्छा ध्यान रखिए, अयस्क माने सांद्रित अयस्क। अयस्क का यहां पर क्या मतलब होता है, सांद्रित अयस्क। यहां पर एक शब्द लिख देता हूं, सांद्रित अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदलने
कि दो विधियां हैं। दो विधियां, तो फिर आपके मन में सवाल चलेगा कि कौन, तो मैं लिख देता हूं, ये हैं एक नंबर में। देखिए स्टूडेंट्स, एक को कहते हैं हम लोग निस्तापन। निस्तापन अंग्रेजी में इसको कहते हैं कैल्सिनेशन, और जो दूसरा है उसको कहते हैं जारण या भर्जन। जारण या भर्जन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोस्टिंग। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो यही है, निस्तापन और जारण या भर्जन कहिए। लेकिन मैं डायरेक्ट निस्तापन जारण भर्जन पे नहीं आना चाहता था। मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये क्या चीज़ है, इसकी ज़रूरत कहाँ पे आ गई, ये है क्या। इसीलिए पहले इतनी सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली। तो मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे कि अयस्क को पहले ऑक्साइड में बदलना है, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना है, और फिर जब ऑक्साइड के रूप में बदल लेंगे तो उससे धातु निकालेंगे। और उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए हमारे पास कितनी विधियाँ हैं, दो विधियाँ। बारी बारी से इनकी चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं आपसे। स्टूडेंट्स, अब ये समझते हैं कि निस्तापन क्या है, क्या मतलब है निस्तापन का। तो मैं आपको बता दूं, इसका सरल सा मतलब है अयस्क को गर्म करना। तो आपके पास जो अयस्क है, जिस अयस्क को आप ऑक्साइड में बदलना चाहते हो, उसको करना क्या है, उस अयस्क को गर्म करना है। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि हवा की अनुपस्थिति में अथवा हवा की सीमित मात्रा में गर्म करना है, एक शर्त। दूसरी शर्त है कि आपको इतना ही गर्म करना है कि अयस्क पिघले नहीं, गले नहीं। मतलब अयस्क के गलनांक के नीचे तक गर्म करना है। अगर अयस्क का गलनांक 100 डिग्री सी है मान लीजिए, तो आपको 100 डिग्री सी तक अयस्क को नहीं गर्म करना है। मान लीजिए आपने 98 डिग्री सी तक ही गर्म किया। तो ये बात आपको ख्याल रखना है। दो चीज़ें निस्तापन में, आप दो बात याद रखिएगा, बस हो गया। निस्तापन क्या है, अयस्क को गर्म करना है। लेकिन शर्त है कहाँ, हवा के अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एयर, अथवा लिमिट सप्लाई जो है ऑफ एयर, हवा की सीमित मात्रा में कहिए अथवा उसके अनुपस्थिति में, एक शर्त। और दूसरी शर्त क्या है कि उसके गलनांक, जो अयस्क है उसके गलनांक के नीचे, जितना भी, मान लीजिए 500 डिग्री से उसका गलनांक है अयस्क का, तो आपको 500 डिग्री पर नहीं ले जाना है, 500 के जस्ट नीचे रखना है। तो अब ये हो गया अयस्क का क्या कहलाएगा, निस्तापन। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि इससे क्या होता है, क्या फर्क पड़ जाता है, तो सब बातें करेंगे। लेकिन पहले परिभाषा लिख दें। अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में उसके माने अयस्क, उसके गलनांक के नीचे तक, गलनांक के नीचे कहने का मतलब वही मैंने कहा, अगर 500 डिग्री सी अगर गलनांक है अयस्क का, तो 500 डिग्री सी तक आपको गर्म नहीं करना है। गलनांक के नीचे तक गर्म करना क्या कहलाता है, तो निस्तापन कहलाता है। यहीं पर लिख देते हैं, निस्तापन कहलाता है। अब यहां पर आपके मन में तो सवाल आ ही रहे हैं कि क्या होता है इस निस्तापन से। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और सवाल का जवाब दूं कि अयस्क आपके पास बहुत सारे हैं ना,
तो कुछ खास तरह के अयस्क का निस्तापन करते हैं और जो बच जाते हैं उसका ना जारण करते हैं। तो आखिर वो कौन से अयस्क है जिस अयस्क का निस्तापन करते हैं, ये हमारे लिए जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो आप याद रखिएगा कि जनरली वे अयस्क जिसमें ऑक्सीजन हो, जैसे कार्बोनेट अयस्क, हाइड्रेटेड अयस्क का ही निस्तापन किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, यहां लिख दे रहा हूं मैं, प्रायः वे अयस्क जिसमें ऑक्सीजन हो अर्थात कार्बोनेट अयस्क या हाइड्रेटेड जिसमें जल हो, हाइड्रेटेड अयस्क का निस्तापन किया जाता है। निस्तापन किया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात है कि निस्तापन से क्या लाभ होता है, क्या फर्क पड़ जाता है, क्या फायदा होता है। तो आइए, निस्तापन के कारण अयस्क में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, ये टॉपिक मैं यहां लिख रहा हूं। निस्तापन के फलस्वरूप अयस्क में निम्न परिवर्तन होता है। अब देखिए, एक पहला परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन तो स्टूडेंट्स ये होगा कि अयस्क में जो नमी होगी, जल होगा, वह वाष्प बन के निकल जाएगा। अयस्क में उपस्थित नमी जल वाष्प बन जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण इससे लाभ है वो ये है कि अयस्क में सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि अशुद्धियां होती हैं जो कि ऑक्साइड बन करके निकल जाती हैं। अयस्क में मौजूद सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक ईटीसी अशुद्धियां, ये वाष्पशील अशुद्धियां वाष्प बनकर, चाहे वाष्पशील ऑक्साइड बनकर, यहां लिख देते हैं, ऑक्साइड बनकर निकल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे अभी इसके लाभ हैं जो कि मैं लिखने जा रहा हूं कि क्या इससे और फायदे हैं। अभी तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण फायदा है उसको हम लोगों ने लिखा ही नहीं। एक बात के लिए मुझे एक्चुअली सॉरी बोलना था, जो निस्तापन हमने लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ये सर रहेगा, तो आप इसके पहले हमने लिखा था उसमें भी आप सुधार कर लीजिएगा। तो अब देखिए, अयस्क में उपस्थित जो नमी है, जल है, वो बाहर निकल गया। उसके अलावा अयस्क में अगर कोई सल्फर है, फास्फोरस है, तो ये होते क्या हैं कि ऑक्साइड बनते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। अब और क्या लाभ है, तो बोर्ड पे जगह नहीं है, आप इसको नोट करिए और इसके और सारे बहुत सारे जो फायदे हैं उसको मैं नोट कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं ना जिसमें जल के अणु होते हैं, अथवा कुछ ऐसे
आपको अयस्क होते हैं जिसमें जल के अणु होते हैं। तो ऑक्साइड हो अथवा अयस्क हो, अगर उसमें जल का अणु है, आप गर्म कर रहे हो तो जल के अणु निकलेंगे नहीं। तो अगला पॉइंट है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड माने जिसमें जल हो, हाइड्रेटेड और या तथा लिखते हैं, तथा हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड याद रखें जिसमें जल के अणु हो, हाइड्रेटेड ऑक्साइड से जल के अणु निकल जाते हैं, एक्चुअली ये जल के अणु जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वाष्प बन करके निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं तो एक दो एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे आपके पास बॉक्साइट है, सूत्र तो याद होगा ना आपको, बॉक्साइट है इसका Al2O3.2H2O, ये हो गया बॉक्साइट। और इस बॉक्साइट अयस्क को आपने हीट कर दिया तो हुआ क्या, एल्यूमिना Al2O3 प्लस ये 2H2O बाहर निकल गया। आपके पास लिमोनाइट है, लिमोनाइट, Fe2O3.3H2O, लिमोनाइट कहते हैं, लिमोनाइट। इसको अगर स्टूडेंट्स गर्म कर दो तो Fe2O3 प्लस 3H2O, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। उसी तरह से ये बन गया आपका एल्यूमिना। तो ये देखिए ये क्या हुआ, तो हाइड्रेटेड जो जल के अणु थे जब आपने गर्म किया, मतलब आपका एक जब आपने निस्तापित किया तो उस निस्तापन के फलस्वरूप अयस्क में उपस्थित जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ये तो सिंपल सा बात है, गर्म करेंगे तो जल के तो अणु निकलेंगे। चौथा पॉइंट पे आते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई आपके पास कार्बोनेट अयस्क है तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बोनेट अयस्क अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। जरा देखा जाए कैसे समझा जाए। तो ये देखिए, मान लीजिए कि आपके पास लाइम स्टोन है, CaCO3 है। तो ये जो लाइम स्टोन है CaCO3, आपने इसको हीट किया। तो जब हीट किया, यह है लाइम स्टोन, लिख देता हूं लाइम स्टोन। तो स्टूडेंट्स ये बदल गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बन के बाहर निकल गया। तो देखिए आपके पास कार्बोनेट किस में बदल गया, ऑक्साइड में। ये कैल्शियम ऑक्साइड हुआ ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कार्बोनेट किस में बदल गया, तो ऑक्साइड में। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लीजिए कि डोलोमाइट है। डोलोमाइट किसको कहते हैं, CaCO3.MgCO3, यही है ना स्टूडेंट्स, डोलोमाइट। तो अब जब इसको आपने हीट किया तो क्या हुआ, देखिए 2CO, सॉरी पहले तो आपका निकल गया कौन सी, CaO प्लस MgO और 2CO2। तो देखिए तो कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आप जब कार्बोनेट जो अयस्क है उसको गर्म कर रहे हैं तो बदल रहा है किसमें, अपने ऑक्साइड में बदल रहा है। कार्बोनेट अयस्क को ज्यों गर्म किया आपने, अपने ऑक्साइड में बदल गया। जैसे आपके पास कैलेमाइन है, एक और एग्जांपल देखिए। अगर कैलेमाइन है ZnCO3, अगर मैं हीट कर दूं तो आप सोचिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, कुछ नहीं, ऑक्साइड में बदल जाएगा।
ZNO और CO2, कैलेमाइन है ये, कैलेमाइन। अच्छा सॉरी, ये C हो गया। एक और लाइन लिखते हैं। अगर आपके पास मैलेकाइट है, मतलब CuO3.CuOH2, इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या बन रहा है। हाँ, ये जरूर कहेंगे ये मैलेकाइट है। तो आपको लिखना है कि क्या चीज़ है। अब देखिए, एक और स्टूडेंट्स लिख देते हैं 3 4 के बाद 5वां जो नंबर है। होता क्या है कि जब आप अयस्क का निस्तापन करते हैं ना, तो आपका अयस्क छिद्रयुक्त हो जाता है, पोरस हो जाता है, छोटे 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 महीन छिद्र हो जाते हैं। अयस्क का जब निस्तापन किया जाता है तब अयस्क छिद्रयुक्त हो जाता है, मतलब उसको अंग्रेजी में POROUS, पोरस हो जाता है। अब छिद्रयुक्त होने से क्या होता है कि जो आगे की प्रक्रिया है आपके लिए बेहद आसान हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था निस्तापन क्या है, निस्तापन किस प्रकार के अयस्क के लिए किया जाता है, और निस्तापन कर देने से अयस्क पर क्या प्रभाव पड़ा, उसमें कौन सी परिवर्तन हुआ। अब अगला टॉपिक आप समझ नहीं रहे हैं, हम लोग जारण या भर्जन पे आएंगे। अगर निस्तापन हम लोगों ने समझ लिया है ना, तो जारण भर्जन इसी से मिलती जुलती चीज़ है। तो इसको जल्दी से नोट करिए और जल्दी से हम आते हैं। स्टूडेंट्स, अब दूसरा टॉपिक आज के लिए जारण और भर्जन, जारण या भर्जन जानने की कोशिश क्या करते हैं। स्टूडेंट्स, जारण भर्जन दोनों एक ही है एक्चुअली, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ इस बात को लेकर अंतर है कि देखिए, जारण जलाना, भर्जन भूनना, एक तरह से जलाने भूनने की बात है। तो जब किसी चीज़ को जलाइएगा, भूनिएगा, तो हवा की अनुपस्थिति में कैसे जलाइएगा, वो तो हवा चाहिए ना। तो हवा के पर्याप्त मात्रा में जब अयस्क को गर्म करते हैं तो उसका नाम हो जाता है क्या चीज़, जारण। अब वही हवा की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में कर देते हैं तो नाम हो जाता है उसका निस्तापन। बस इतनी ही सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है, थोड़ी बहुत आगे है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। अब पहली बात समझिए कि हवा के पर्याप्त मात्रा में, वायु के पर्याप्त मात्रा में अयस्क को फिर वही शर्त उसके गलनांक के नीचे तक गर्म करना जारण कहलाता है। भुट्टा खाए हो, जरूर खाए हो, खाते भी हो। तो भुट्टा को पकाते हैं जो हम लोग, हवा में पकाते हैं कि हवा की अनुपस्थिति में, हवा के उपस्थिति में ना, तो वही तो रोस्टिंग करना है ना, भुट्टा को रोस्टेड करते हो एक्चुअली। तो जब रोस्टेड करते हो भुट्टा को पकाने के लिए, तो क्या जला देते हो? तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपका भुट्टा पक भी जाए और जले भी नहीं। तो यहाँ पे वही शर्त है कि आपका अयस्क जो है ना, उसमें सुधियाँ निकल भी जाए और अयस्क पिघले भी नहीं, गले भी नहीं। तो हवा के पर्याप्त मात्रा में, ये लिख देते हैं वायु या हवा, वायु के पर्याप्त मात्रा में, अयस्क, ध्यान रखिएगा कि कौन से अयस्क, सांद्रित अयस्क। मैं लिख देता हूं, यह सांद्रित अयस्क के साथ होता है। टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने दिया हुआ है सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। सांद्रित अयस्क वायु के पर्याप्त मात्रा में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक, उसके गलनांक के नीचे के ताप तक गर्म करना क्या कहलाता है? गर्म करना जारण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब वायु के पर्याप्त मात्रा में
सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे तक आप जब गर्म करते हैं, पिघले नहीं, उसी का नाम है जारण, और कुछ अलग से चीज ये नहीं है। अब यहां पर कि क्या कौन से ऐसे अयस्क है जिसका जारण करेंगे। भर्जन के लिए हमने तो आपको निष्ठापन के लिए बताया, तो याद रखिएगा जनरली प्राय सल्फाइड अयस्क जो होते हैं ना, जिसमें सल्फर लगा हो पहले से, तो सल्फाइड अयस्क का जारण करते हैं। तो आइए लिख देते हैं, प्राय सल्फाइड अयस्क का जारण किया जाता है। ये हो गई दूसरी बात। फिर अब वही क्वेश्चन आ गया कि जारण के फलस्वरूप अयस्क में कोई परिवर्तन होता है कि, अगर होता है तो कौन सा है। तो आइए उसको भी नोट कर लेते हैं। जारण के फलस्वरूप अयस्क में निम्न परिवर्तन होता है। अयस्क में कौन से परिवर्तन होता है, तो निम्न परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में सबसे पहला बात मैं लिखूंगा कि अयस्क में अगर नमी है, किसी प्रकार का जल के कण हैं, तो निकल जाएंगे। अयस्क के नमी वाष्प बनकर, गर्म करते हैं तो वाष्प बनकर निकल जाते हैं। अब आइए, क्या दूसरा कोई परिवर्तन? हाँ, बहुत सारा परिवर्तन है। अगर अयस्क में कोई कार्बनिक पदार्थ है तो भी नष्ट हो जाता है, निकल जाता है। यदि अयस्क में कोई कार्बनिक पदार्थ हो तो वह नष्ट हो जाता है या निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, अयस्क में सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक हो तो हवा के पर्याप्त मात्रा में आप गर्म करते हैं, ऑक्साइड बनते हैं और निकल जाता है। पॉइंट नंबर 3, अयस्क में सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक हो तो वह ऑक्साइड बनकर निकल जाता है। अब स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि कैसे निकल जाता है, जरा इनको मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये सल्फर है S8O2, SO2 हो गया, सिंपल सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। आप चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको संतुलित कर दें तो यहाँ 8 लगा देंगे, और एक यहाँ पर भी बिल्कुल 8 ही लगेगा। तो इस तरह से देखिए सल्फर किस में बदल गया, सल्फर डाइऑक्साइड में। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फास्फोरस है जो कि P4 के रूप में जनरल रहता है, अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो बोलिए P4O10, P4O10। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम 5 लगा दें, अच्छा इसका क्या नाम है, इसका नाम है फास्फोरस, पेंटाऑक्साइड
ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ जानबूझ के गलत किया ताकि आपको समझा सकें। ये हो गया फास्फोरस, पेंटा नहीं। यहाँ पर ये जो ए है, देखिए पेंटा माने 5 होता है, लेकिन रूल कहता है कि चूंकि ये ऑक्साइड है इसलिए आने वाला ये जो ए है वो ए नहीं रहेगा, तो इसका नाम है फास्फोरस पेंट ऑक्साइड। याद रखिएगा, इसका नाम पेंटा ऑक्साइड गलत हो जाएगा, क्या नाम होगा? फास्फोरस पेंट ऑक्साइड। फास्फोरस पेंट, ध्यान रखिएगा ए नहीं रहेगा, पेंट ऑक्साइड। उसी तरह से आपके पास अगर आर्सेनिक है तो ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बनाएगा? ये AS2O3 बना लेगा, आर्सेनियस ऑक्साइड, आर्सेनियस ऑक्साइड। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको आर्सेनियस ऑक्साइड ये इसको उतारिए, और फिर एक बहुत ही छोटी सी बात और रह गई है, 2 छोटी छोटी बात इसमें, उसके बाद समाप्त होता है, इसको नोट करिए। हाय स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं, ये आपने देख लीजिएगा कितना नंबर है, संभवतः चौथा है या 5वां, जो भी नंबर हो। देखिए सल्फाइड अयस्क जो होते हैं ना, सल्फाइड अयस्क, मेन मकसद तो ऑक्साइड में बदलना है ना, ऑक्साइड में बदल जाते हैं। देखिए कैसे, 1-2 उदाहरण देखिए। जैसे आपके पास ZnS है, आपने इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं ना, हीट तो कर रहे हैं, और ऑक्सीजन पर्याप्त ले रहे हैं, वो भी कम नहीं, तो बदल जाएगा ZnOSO2। संतुलित करना आपकी जिम्मेदारी है, बैलेंस करना बहुत ही आसान है बैलेंस करना, लेकिन ये आप करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर पहले एक लिख लेते हैं, B जैसे PbS और O2 है, तो क्या बना लेगा बोलिए? PbOSO2, सेम एकदम बैलेंस होगा। अगर आपके पास Cu2S है और ये अगर आपने इसको हीट कर दिया तो बोलिए क्या बनेगा? Cu2OSO2। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सब SO2 जो है ना, सब ये वाष्पन करके निकल जाते हैं। SO2 जो भी बनते हैं वाष्पन के निकल जाते हैं। नोट में एक बात याद रखिए, कभी कभी जो सल्फाइड है, अयस्क है, वो सीधे सल्फेट में बदल जाता है थोड़ी मात्रा में। सल्फेट में बदल जाता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं एक, जैसे मान लीजिए कि PbS ही है, ऑक्सीजन किया, ये हीट तो है ही आपके पास, सीधे बदल गया PbSO4 में। उसी तरह से Zn जो है बदल गया किस में? ZnSO4 में। ZnS एकदम सेम वे में, सिमिलर तरीके से हो रहा है, तो ZnSO4। तो देखिए जिंक सल्फेट में बदल गया, ये लेड सल्फेट में बदल गया। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ संतुलित करना है, बैलेंस करना है आपको, बहुत सिंपल है। अब आइए एक और बात इसमें रह गया, वो ये है कि बिल्कुल जिस तरह से निस्तापन में अयस्क छिद्रयुक्त हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब आप जारण करते हैं तो भी अयस्क जो हो जाते हैं छिद्रयुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं उस पॉइंट को, लास्ट पॉइंट है। अब मुझे ख्याल नहीं कितना है, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। जारण के फलस्वरूप, जारण के फलस्वरूप अयस्क छिद्रयुक्त माने पोरस, छिद्रयुक्त हो जाते हैं। और चलते चलते आपको एक होमवर्क दे रहा हूं।
होमवर्क ये है कि आपको लिखना है कि जारण में और निष्ठापन में क्या अंतर है। लेकिन उसके पहले एक और बात बता दें स्टूडेंट्स, जो जारण की क्रिया है और जो निष्ठापन की क्रिया है, दोनों को प्रवर्तनी भट्ठी में किया जाता है। एक भट्ठी है, विशेष टाइप का अलग अलग भट्ठी होता है अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए। तो एक प्रवर्तनी भट्ठी है, उस भट्ठी में आपका जारण भी होता है और उसी में निष्ठापन होता है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, जारण एवं निष्ठापन, जारण एवं निष्ठापन परिवर्तनी भट्ठी, अंग्रेजी में इसको रिवर्बरेटरी फर्नेंस भट्ठी को अंग्रेजी में फर्नेंस कहते हैं। ये हो गया आपका प्रवर्तनी भट्ठी। जारण और निष्ठापन प्रवर्तनी भट्ठी में संपन्न होता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप याद रखिएगा एकदम, मतलब आपका निष्ठापन तो कंफर्म है कि हर स्थिति में जब भी निष्ठापन होगा तो वो प्रवर्तनी भट्ठी में ही होगा। लेकिन जारण कभी कभी किसी केस में जारण को वात्य भट्ठी में भी किया जाता है। कभी कभी जारण को कौन से भट्ठी में, वात्य भट्ठी में भी किया जाता है। इसको भी लिख दें क्या, जगह याद रखिएगा, जारण को कभी कभी वात्य भट्ठी में भी किया जाता है। और जो होमवर्क है वो जरूर याद रखिए। होमवर्क क्या है आपका, HW है कि आपको जारण या जिसको भर्जन कहते हैं आप, एवं निष्ठापन में अंतर लिखें। ये आपको करना है, जारण और भर्जन में क्या अंतर है। और फिर इसके बाद हमारी और आपकी भेंट एक अगले वीडियो के साथ होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।